स्टैटिक जीके वाद्य यंत्र एवं वादक। तबला से संबंधित व्यक्ति अल्लाह रखा खां, उसका उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, उसके बाद समता प्रसाद, उसके बाद आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, सुखविंदर सिंह नामधारी, लतीफ अहमद खान, उस्ताद फैयज खान, पंडित जसराज, उसके बाद पंडित निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस और विक्रम घोष तबला वादक से संबंधित है। सितार वादक से संबंधित व्यक्ति पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्रा। हाँ ठीक है। सितार से संबंधित व्यक्ति पंडित रविशंकर बनारस घराने से संबंधित है। इसे कालिदास सम्मान 1987-88 में दिया गया और कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है। पंडित रविशंकर को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1962 में दिया गया था और पद्म भूषण 1967, पद्म विभूषण 1981 और भारत रत्न 1999। ठीक है। इसे तो पंडित रविशंकर को टोटल 5 बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया, 1967, 1973, 2002, 2013 चार तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड। उसके बाद विलायत खान को पद्मश्री 1964, पद्म भूषण 1968। उमाशंकर मिश्रा इसे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1991-92 में दिया गया। उसके बाद बुधादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज खान, राजीव जनार्दन, ये सब सितार वादक से संबंधित है। उसके बाद बांसुरी वादक से संबंधित व्यक्ति हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, प्रभात शर्मा। ठीक है। इस असम से संबंधित है और संगीत अकादमी अवार्ड इसे दिया गया है। और बी कुंजमणि, ये भी बांसुरी वादक है। ये सब इसको सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, ये कौन सा घराने से संबंधित है? बनारस घराना। उसके बाद बागेश्वरी कमर, ये सहनाई वादक है। भारत की एकलौती महिला सहनाई वादक कौन है? बागेश्वरी कमर। और कौन से वादक संबंधित है? सहनाई ना। ठीक है। उसके बाद बीना वादक सरस्वती एस बालचंद्रन, कृष्णा भगवातर। उसके बाद बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्रा, राजीव तारनाथ। ठीक है। और राजीव तारनाथ अली अकबर खान के शिष्य थे और इसे पद्मश्री मिला 2019 में। मृदंगम से संबंधित व्यक्ति टी गोपाल कृष्ण, केरल से संबंधित है। आर वी राघवन और के बी प्रसाद। उसके बाद स्रोत वादक अलाउद्दीन खान। ठीक है। और उसके बाद विकास महाराज सरोद वादक है। उसके बाद शरण रानी, उसके बाद अमान अली और अयान अली, ये सरोद वादक है। उसके बाद जरीन शर्मा, इसे दारूवाला कहते हैं। ठीक है। सरोद वादक से संबंधित है। अली अकबर खान और अमजद अली खान, ये सब सरोद वादक से संबंधित है। उसके बाद वायलिन वादक पी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन राजन, मोहन चंद्रशेखर। उसके बाद संगीता राजन, वेदनाथ मोहन चंद्रशेखर। उसके बाद लालगुड़ी ललिता नंदिता। उसके बाद जौहर अली खान। ठीक है। जौहर अली खान, ये सब वायलिन से संबंधित है। और मंडोलिनी से संबंधित व्यक्ति मंडोलिनी से आकर यू श्रीनिवासन और तापस रॉय। ठीक है। मंडोलिनी से संबंधित है। संतूर वादक शिव कुमार शर्मा बनारस घराने से संबंधित है। भजन सोपारी। उसके बाद वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य, राहुल शर्मा, अभय सोपारी और रुस्तम सोपारी। यानी सोपारी सब किसमें आएगा? संतूर वादक। ठीक। उसके बाद रुद्र वीणा से संबंधित व्यक्ति उस्ताद शाहिद अली खां और असद अली खां। पखावाज से संबंधित व्यक्ति कुणाल पाटी, केलुचरण महापात्र। ठीक है। केलुचरण महापात्र मृदंग, तबला, ओडिशा नर्तक है। ठीक है। उस्ताद रहमान खां, तोताराम, पंडित भवानी शंकर। उसके बाद ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास और छत्रपति सिंह। उसके बाद रमेश चंद्र जोशी, मोहन श्याम शर्मा और पंडित अयोध्या प्रसाद। ठीक है। पखावाज से संबंधित है। और पंडित भोलानाथ बनारस घराने से संबंधित है। उसके बाद घटम से संबंधित व्यक्ति टी.एच. विनायक राम, इसे ग्रैमी विजेता है, 1996 में दिया गया और पद्म भूषण 2014 में। और E.M. सुब्रमण्यम। ठीक है। उसके बाद सुकन्या राम गोपाल, ये सब घटम से संबंधित है। सारंगी वादक
शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदु खान, इलायत खान, अब्दुल करीम खान, गोपाल मिश्रा। ठीक है। एक लोती सारंगी वादक है अरुणा नारायण। ठीक है। मुराद अली खान और अब्दुल लतीफ खान, ये सब सारंगी वादक है। उसके बाद सिमझनी से संबंधित जुबिन मेहता, इसे पद्म भूषण मिला 1966 में, पद्म विभूषण 2001 में और टैगोर पुरस्कार 2013 में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा अब इकोनॉमिक्स, चैप्टर हरित क्रांति। हरित क्रांति लाने का श्रेय मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को है। इन्हें हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, यानी हरित क्रांति का पिता किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैक्सिको। हरित क्रांति का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? विलियम गॉड। भारत में हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसे? डॉक्टर एस स्वामीनाथन, जैसे हाल ही में इसका निधन हो गया। ठीक है। इन्हें भारतीय हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 और दूसरी बार हरित क्रांति की शुरुआत 83 से 84। प्रथम हरित क्रांति का क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जबकि दूसरी हरित क्रांति का श्रेय पश्चिम उत्तर प्रदेश ना। दूसरी हरित क्रांति का क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा। हरित क्रांति मुख्य रूप से हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर निर्भर है, अर्थात इसका प्रमुख उद्देश्य अधिक उपज देने वाली फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। हरित क्रांति को नई कृषि युक्ति भी कहा जाता है। द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य 2015 तक कृषि उत्पादों को दोगुना करना था। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके प्रमुख सूत्रधार है, जिन्होंने विश्व के इस सबसे बड़े समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। इस श्वेत क्रांति को गति प्रदान करने के लिए 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति प्रारंभ की। प्रारंभ में ऑपरेशन फ्लड 10 राज्यों में शुरू किया गया था। ठीक है। अभी तक ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण पूरे हो चुके। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, हरियाणा, कब स्थापित किया गया था? 1955। फर्टिगेशन, यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें पोषक तत्व सिंचाई के माध्यम से फसलों को प्राप्त होते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, यह वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसान से फसलों को खरीदती है, चाहे बाजार में फसल का कोई भी मूल्य हो। यह 1966-67 में पहली बार गेहूं के लिए लागू हुआ था। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वर्ष में 2 बार खरीफ और रबी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है। भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा सरकार 29 नवंबर तक 23 मुख्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP, जनवरी 1965 में भारत सरकार ने इस आयोग की स्थापना की। पहले इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था। यह आयोग विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए उनके मूल्य पर सलाह देता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1998। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली से लचीले एवं कम खर्चीले तरीके से पर्याप्त और समय अनुसार ऋण उपलब्ध कराना है। नोट, किसान कॉल सेंटर KCC की स्थापना कब की गई थी? 21 जनवरी 2004। कृषि विपणन ट्राइफेड, भारत सरकार ने 1987 में भारतीय जनजातीय सरकारी विपणन विकास संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय लोगों को स्थानीय व्यापारियों के शोषण से बचाना है तथा उनके लघु वन उत्पादों के लिए उपयुक्त मेहनताना प्रदान करना है। नाफेड, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड की स्थापना कब की गई? 2 अक्टूबर 1958। सहकारी बैंक यानी नाबार्ड ना,
नाबार्ड यानी नाबार्ड का फुल फॉर्म लागू तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1982। और किस समिति की सिफारिश पर? शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर की गई। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्षक संस्था है। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास की स्थापना 1975। और किस समिति की सिफारिश पर? एम नरसिंह समिति की सिफारिश पर। राष्ट्रीय कृषक आयोग, इस आयोग का गठन 2004 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। इसका प्रमुख कार्य था कृषि क्षेत्र के विकास, कृषि क्षेत्र की समस्याओं आदि के उपायों का पता लगाना। ठीक है, यही तक। उसके बाद कल का होमवर्क ना हरित क्रांति या दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति तिलहन उत्पादन और मत्स्य उत्पादन, मांस एवं टमाटर उत्पादन, लाल क्रांति बागवानी शहद एवं फलों के उत्पादन और झींगा मछली उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, ठीक है, भूरी क्रांति अंडा कुक्कुट उत्पादन, रजत क्रांति कपास उत्पादन, रजत रेशा क्रांति बांस उत्पादन, हरित सेना क्रांति हरित सोना क्रांति 144। नेक्स्ट चैप्टर पॉलिटी, चैप्टर पंचायती राज, पंचायती राज। ठीक है, भारत में पंचायती राज का आरंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959। तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और किस राज्य में शुरू हुआ था? राजस्थान राज्य के नागौर जिला। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का गठन हुआ। और किस समिति द्वारा, मतलब किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज लाया गया था? अरे बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई थी? 1957। ठीक है, संविधान पंचायती राज्य से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, आया था 92 में लेकिन लागू हुआ 93 में। पंचायती राज का प्रावधान संविधान के भाग कितना संबंधित है? भाग 9 और अनुच्छेद 243 और अनुसूची 11 पंचायती राज संबंधित है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन की मुख्य बातें, इसमें पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। 1/3 महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। नोट, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इसके द्वारा संविधान भाग 9 का क और अनुच्छेद 243 और कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। और इसमें विषय की संख्या 18 और पंचायती राज में बोले विषय की संख्या तो 29। ठीक है, और 9 का ख में सहकारी समिति 97वें संविधान संशोधन। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन की मुख्य बातें, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं का कार्यालय 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना होगा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, भारतीय ध्वज, तीन पट्टियों वाला तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 यानी लंबाई 3 चौड़ाई 2। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। सफेद पट्टी के बीच नीले रंग का चक्र है जिसमें कितनी तिल्लियां है? 24। तथा इस चक्र को सारनाथ के अशोक स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है और सफेद रंग सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है और हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि में हुआ।
राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम, यानी वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपना स्वीकार किया गया था? 26 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है। उसके बाद भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है। राष्ट्रीय गान के रूप में इसे कब स्वीकारा गया था? 26 जून 1950। 1950। इसे गाने का समय 52 सेकेंड और संक्षिप्त अवधि 20 सेकेंड। यह सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसको भारतीय भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र। अशोक चक्र यानी सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया? हाँ, देवनागरी लिपि से लिखा गया है। ठीक है। मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ सूत्र सत्य में जयते देवनागरी लिपि से लिखा गया है। राष्ट्रीय कैलेंडर यानी भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? रक्षा पर। राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी कार्य में प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत और अंतिम महीना फागुन। और यह सामान्य वर्ष में 22 मार्च और लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पंछी, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय जलीय जीव, राजभाषा हिंदी। ठीक है। और भाग किससे संबंधित? राजभाषा 17 और अनुच्छेद 343 और कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है। पढ़ेगा। और मूल भाषा कितनी थी? मूल भाषा 14 प्लस 8 यानी 8 भाषा को जोड़ा गया। ठीक है। तो 15वीं भाषा कितने संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 15वीं भाषा सिंधी कितने संविधान संशोधन जो जोड़ा गया? सिंधी लघु। ठीक है। यहाँ लिखा है उर्दू सिंधी लघु 15वीं भाषा 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। उसके बाद 15वीं भाषा नमक को 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद बोडोमस यानी बोडो डोंगरी संथाली मैथिली को 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। हो गया।